चलो, क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? दोबारा बोल। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट। ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। और जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है उसे क्या बोलते हैं? हमारे सिलेबस में कितनी कंजर्वेटिव फोर्स हैं? कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पढ़ चुके हो तुम पहले। क्या होती है? द एनर्जी विच क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी 9th क्लास में थी। When the body is in state of rest, the energy in the body present is potential एनर्जी in body due to disposition. हाँ, Sir, when a body is at rest or when a body is at rest, the energy stored in it is. पहली चीज पोटेंशियल एनर्जी इज अ कॉन्सेप्ट। अब समझो ये क्या है? ये कंसेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें लगाना आ गया, तुम मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस में खड़े हो गए ना, लोग लगेगा तुमसे ज्यादा किसी को आता ही नहीं। तो पहले ये कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये सारी बातें ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज अ एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, वो सारी बातें एक तरफ। मैं आपको बताता हूँ ये अप्लाई कैसे होता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप ऐसा समझो कि अपने पास, ध्यान सुनना मेरी बात, अपने पास एक ऑब्जेक्ट था एट पॉइंट ए, ठीक? अपने पास क्या था? ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। इस ऑब्जेक्ट को हम लेके गए पॉइंट बी में, ठीक? वाया 3 डिफरेंट पाथ्स। एक में उस ऑब्जेक्ट को लेके गया ऐसे, पाथ नंबर 1। एक में ऑब्जेक्ट को लेके गया ऐसे, पाथ नंबर 2। और एक में ऑब्जेक्ट को लेके गया ऐसे, पाथ नंबर 3। एक ऑब्जेक्ट को हम ए से बी लेके गए 3 अलग अलग रास्तों से, ठीक है? और मैंने आपसे पूछा वर्क डन बाय एनी फोर्स। क्या पूछा? वर्क डन बाय एनी फोर्स, ठीक है? कोई भी फोर्स, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, वो मैंने आपको नहीं बताया अभी के लिए। मैंने आपसे पूछा वर्क डन बताओ किसी फोर्स का, जो भी फोर्स यहां पे लगेगी उसका वर्क डन आपसे पूछ लिया। कुछ बात समझ, ठीक है? अच्छा, वर्क डन बाय फोर्स पूछा। वर्क डन बाय फोर्स कैसे निकालते हैं ये हम सब सीख चुके हैं। बट कई बार फोर्सेस ना कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरी करती है। कई बार फोर्सेस कांस्टेंट नहीं होती, वेरी करती है। अगर आपको वर्क डन पूछा जाए कंजर्वेटिव फोर्स का, वर्क डन किसका पूछा जाए? कंजर्वेटिव फोर्स का, तो सोच, यहां पे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, लेटस से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी ui। पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय सिंबल u, ठीक है? मानो जब ऑब्जेक्ट किसी जगह ए पे पड़ा हुआ था तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी थी इनिशियल, ठीक है? जब ऑब्जेक्ट फाइनली बी पे आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई uf, ठीक है? फिर ना ये वर्क डन, सॉरी ये एनर्जी इसके पास आई कहां से? वर्क डन से।
भाई जब आपने या किसी फोर्स ने कोई काम किया तो वो काम किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो तू सोच, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं तो क्या ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा? कुछ ऐसा। तो बात समझ आई? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मान लो मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में पूछा कि ग्रेविटी का वर्क डन बताओ और बॉडी गई है यहां से यहां। सुनना, बॉडी गई यहां से यहां और मुझे ग्रेविटी का वर्क डन बताओ। क्या ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है? आप किस रास्ते से वहां लेके जा रहे हो इससे कोई फर्क, क्या वर्क डन का आंसर सेम आएगा? सोच, यहां पे अगर बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल, यहां पे हो गई 50 जूल, तो जितना भी वर्क डन हुआ उसने एनर्जी कितनी जनरेट करी? 40 जूल। तो 40 जूल इज द वर्क डन। कुछ बात समझ आई? ये मैं डायरेक्टली, ध्यान सुनना, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिविंग यू वर्क डन, ये आप सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के केस में बोल सकते हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हम इसको कमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर जाएगा कि आप लेके कैसे गए हो ऑब्जेक्ट को। बट जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछा जाए, आपके पूरे जिंदगी में 11th 12th में कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका वर्क डन पूछा जाए तो आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए, भैया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही मेरा वर्क डन है। कुछ बात समझ आई? सो पोटेंशियल एनर्जी का जो यूज है वो ये है, रियल यूज। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आपको वर्क डन देता है। किसका? कंजर्वेटिव फोर्स का। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नहीं देता। क्या मेरी बात कुछ समझ आई? अरे ठीक है, पर ये फॉर्मूला अभी भी थोड़ा सा गलत है। कैसे? मैं आपको और कुछ फील कराता हूं। सुन मेरी बात। मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है ग्राउंड फ्लोर पे विद मास m, इसको आप ले गए किसी सर्टेन हाइट पे, यहां, ठीक है, फेयर इनफ। यहां पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी फाइनल, यहां पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी इनिशियल। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेविटी का वर्क डन, तो देख डिस्प्लेसमेंट हुई है ऊपर और ग्रेविटी कहां एक्ट कर रही है? तो क्या डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी के बीच में एंगल है 180? क्या cos 180 -1 होता है? इसका मतलब यहां पे ग्रेविटी का वर्क डन विल बी नेगेटिव। ग्रेविटी का वर्क डन कैसा आएगा? माइनस। मतलब जो रियल फॉर्मूला तुम्हें रटना है, याद करना है, दिलो दिमाग में बसा होना चाहिए, वो है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ change in potential energy. In short, work done by conservative force is initial potential energy minus final potential energy. कुछ बात समझ में आई? और this is also equal to, this is also equal to minus of work done by external force. इस पे कभी बात नहीं होगी जनरल, बट मैं तुम्हें और एक चीज फील कराता हूं। सुन, ये ऑब्जेक्ट मैं यहां से यहां ले गया, मैंने आपसे पूछा ग्रेविटी का वर्क डन, आपने बोला आया नेगेटिव, जो कि बात समझ में आ रही है, ठीक है। बट ये ऑब्जेक्ट यहां से वहां पहुंचा कैसे? क्या इस पे ऊपर की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगी है? ऐसे ऐसे कैसे पहुंचे? हाउ कैन दिस रीच फ्रॉम हियर टू हियर? इसको आपने उठाया या कुछ भी किया, इस पे आपने एक फोर्स लगाई अपवर्ड्स डायरेक्शन में, यस और नो?
क्या उस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही है? क्या उसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? So work done by external force is change in potential energy, but work done by conservative force is minus of change in potential energy. ठीक है? और लोग समझने वाली बात ये है, याद होना चाहिए. Work done by conservative force is initial potential energy minus final potential energy. दोबारा सुनो. पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको वर्क डन निकालने में हेल्प करेगा, वो भी सिर्फ कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस के केस में. क्यों? क्योंकि कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस के केस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता. ऑब्जेक्ट की एनर्जीज का जब आप डिफरेंस लोगे तो वो डिफरेंस वर्क डन है, जो किसी भी पाथ से आप लाओ सेम रहेगा. कुछ बात समझ आई? इसलिए डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जीज इज नथिंग बट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ये है कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का. पोटेंशियल एनर्जी का मैं आपको फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा, अपन इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको जब जब किसी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछा जाएगा, आपके दिमाग में पहला थॉट आना चाहिए कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करना है. ठीक है? कभी भी वर्क डन पूछे कंजर्वेटिव फोर्स का, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर दो, आंसर खत्म. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहां हुआ, कितने एंगल को, तुम्हें कोई मतलब नहीं है. एक्सटर्नल फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स एक लगती है, जो दिखाई कई बार क्वेश्चन में नहीं देती. ठीक है? अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो उस पर ऊपर एक फोर्स लग रही है जिसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव है. कुछ बात समझ आई? हालांकि ये कम यूज करता है. तो माइनस जो कंजर्वेटिव अच्छा नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है उसका आंसर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही होना चाहिए, पॉजिटिव है. बट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए. क्यों? क्योंकि नेगेटिव है. अरे ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है ना, तो जो यूएफ माइनस यूआई कर रहे हैं इसके आगे एक माइनस साइन लगना चाहिए, बट इसमें नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने यहां माइनस लगा दिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ. ठीक है? फेयर इनफ? कारण से
Done? Can I rest this? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ कुछ बेसिक बातें करते हैं। पहले तो इसका सिंबल U होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है, हाँ, नेगेटिव भी हो सकती है, हाँ। कुछ बात समझ आई? तभी तो वर्क डन देती है ये। अरे ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज एक बॉडी ग्राउंड पे रखी है विद मास m, ठीक है, इसको आप h हाइट पे लेकर, ठीक है, फेयर इनफ। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट initial potential energy plus minus final potential energy, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। फोर्स कितनी लग रही है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। सो mg इंटू h इंटू cos is equals to u initial minus बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, फेयर इनफ। कॉस क्वांटिटी इज, ये क्वांटिटी माइनस होगी, इसको उधर लेके जाओ, उसको इधर लेके आओ, तो देख हमारे पास क्या है। किसी भी बॉडी के पास फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होती है? mgh। कितनी होती है? mgh। बच्चे पता है जो अक्सर गलती करते हैं वो ये, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम न्यूमेरिकल्स करोगे तो वो रट जाएगी, mgh। बट दिमाग में बसा होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है प्लस जो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी आप mgh लिख दो। बट अगर बोले इनिशियली पहले से ही 10 जूल है तो फाइनली 10 प्लस mgh। इनिशियली 20 जूल है तो फाइनली 20 प्लस mgh। कुछ बात समझ आई?
देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां पे ले गए, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी 37 डिग्रीज पे। पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं? आपसे बोला कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ही मैंने ये सवाल देखा, मैंने कहा यार ग्रेविटेशनल फोर्स ना कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट ui माइनस, बोलो कोई तकलीफ? पक्का? ui माइनस विच इज नथिंग बट mgh। अरे माइनस आया ना, ui माइनस uf mgh। सही है? अरे पक्का? खत्म, आंसर। माइनस मास कितना है? 2, g इज 10, हाइट, क्या हाइट हम वर्टिकल हाइट लेते हैं? कितनी हाइट है वर्टिकल? 5 sin 37, 5 into minus 62, आंसर। देख, 1 लाइन सॉल्यूशन है। यही क्वेश्चन मैंने कल कराया था, 3-4 स्टेप में किया था। पहले यहां से यहां निकालो, यहां से यहां निकालो। कुछ बात समझ गई? ये फायदा है पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन पूछे जाए, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लो, आंसर दो, काम खत्म। ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं। फेयर इनफ? ठीक है? ठीक है? यहां एक ऑब्जेक्ट था 2 kgs का, इसको 5 मीटर्स डिस्प्लेस किया। कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो।
कितना -200 निधि? 0 0 है. Work done by gravitational force is initial potential energy minus final potential energy. Initial potential energy कितनी है? mgh. तो 20 into 10 200. Final potential energy कितनी है? mgh. 20 into 10 200. ऐसे भी देख सकते हो ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन वैसे भी 0 आना चाहिए. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से निकालो, वैसे निकालो, 0 आना चाहिए. ये करो, इंक्लाइंड प्लेन से ब्लॉक को ऊपर से नीचे लेके आए. कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. देखो मैं दोनों मेथड से तुम्हें करके दिखा देता हूं, सुनो मेरी बात. इधर देखो, ये x है, सॉरी 10 मीटर्स है. लेट अस से ये हाइपोटेन्यूज इज लेंथ x. ठीक है, तो इस ट्राइंगल में sin 37 दैट इज 3/5 इज नथिंग बट 10/x. बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, sin 37 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, सही है ना. सो x कितना है? 55.
मतलब इस ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया 50/3। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट कर रही है कितनी 30 न्यूटन mg। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है mg, सही बात है। और ग्रेविटेशनल और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है 53। अरे कितना 53। तो देख वर्क डन is force into displacement into cos 53। सही बात है ना। अरे वर्क डन is force into displacement into cos थीटा। सो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 10, तो ये बचा 500 into cos 53 कितना होता है 3/5। कितना आ रहा है 300 जूल। दूसरे मेथड से देखो, जैसे ही देखा मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है, मैं पागल हो गया। मैंने बोला वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल माइनस, बोलो कोई तकलीफ, पक्का 100%। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh 30 into 10 कितना 300। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल हाइट कितनी है 1 लाइन सॉल्यूशन आंसर। मैं ये आपको कह रहा हूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा 1 लाइन सॉल्यूशन आएंगे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी याद है और स्ट्राइक कर रही है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें दे दिया mgh। क्या दे दिया mgh। अब तुम बस ये देखो ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां था mgh, ऑब्जेक्ट फाइनली कहां था mgh, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आंसर पाओ। कुछ बात समझ रही? कहीं भी रख दो, मैं तो कह रहा हूं अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां बीच में रख दूं ना, तुम्हें करना क्या है mgh माइनस mgh आंसर। बाकी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत, ये है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में हमेशा आपको वर्क डन देगा कंजर्वेटिव फोर्स का। मैं बार बार कह रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स, पता चला फ्रिक्शन का पूछा और तुम ये कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है। इसीलिए आपको पोटेंशियल एनर्जी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की मैंने बताई है mgh, वैसे स्प्रिंग फोर्स की भी मैं फॉर्मूला दूंगा पोटेंशियल एनर्जी का, और वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दूंगा क्लास 12 में। तुम पोटेंशियल एनर्जी भी 3 चैप्टर में पढ़ते हो, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बाकी कहीं तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे। कुछ बात समझे? नेक्स्ट हेडिंग डालो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये के क्या है? एक स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसकी आप मार्केट से स्प्रिंग लेके आए विच वॉज एट इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। नेचुरल लेंथ समझते हो? वो लेंथ जिसमें कुछ भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं है। आप मार्केट से स्प्रिंग लेके आए, स्प्रिंग कांस्टेंट के नेचुरल लेंथ, ठीक है। फेयर इनफ। मैं तुम्हें बताता हूं कि हाउ इज पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। मैं तुम्हें क्वेश्चन के तरीके ही बताता हूं। देखो सपोज अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसा समझो मैंने आपसे पूछा कि कैलकुलेट
वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स in expanding spring by 4 meters. मतलब मैंने इस स्प्रिंग को 4 मीटर एक्सपैंड किया, तो आप मुझे बताओ स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। ठीक, देखो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो मैं ये क्वेश्चन कैसे करूंगा वो सुनो। मैंने बोला अच्छा बहुत बढ़िया सर, आपने इस स्प्रिंग को एक्सपैंड किया 4 मीटर, बात समझ में आई? ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स लगी कहां? अंदर की तरफ, कितना? K into x। स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है? kx। अरे सही बात है, स्प्रिंग फोर्स इज kx। अच्छा, बट सर स्प्रिंग फोर्स तो x पे डिपेंड कर रही है, वेरिएबल फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो कल किया था। अगर फोर्स x पे डिपेंड कर रही है तो क्या f डॉट dx से हम इंटीग्रेट करते थे? ठीक है, तो अब हमने लिखा वर्क डन इज नथिंग बट k इंटू एक्स डॉट dx। इसको इंटीग्रेट किया 0 से 4। ठीक है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक। अच्छा, k तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन आया x स्क्वायर बाय 2। इसमें एक बार लिमिट रखी 0, एक बार लिमिट रखी 4, तो हमारा आंसर कितना आया? 8K जूल्स। बात समझ आई? ठीक है, फिर ना स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ kx स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ। ठीक है, ये वही वाली बात है कि अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक सर्टेन हाइट पे mgh होती है, अगर ग्राउंड पे 0 है तो, ग्राउंड पे 0 है तो एक सर्टेन हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। सिमिलरली अगर नेचुरल लेंथ से आप मार्केट से जो स्प्रिंग परचेज करके आए उसके पास 0 पोटेंशियल एनर्जी है, तो जितना आप उसको एक्सटेंड करोगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को जैसे ही मैंने देखा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, मैंने कहा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी तो x वाज 0, नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड हुई नहीं है, माइनस जब स्प्रिंग 4 मीटर तक एक्सटेंड हो गई, हाफ इंटू k इंटू आंसर। ठीक है, माइनस क्या हमारा वर्क डन आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे हुई है और फोर्स पीछे लग रही है, एंगल 180 है, तो cos 180 इज -1, तो आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए था। मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है तो भी तुम वर्क डन निकाल सकते हो। आपको करना क्या है? f डॉट dx इंटीग्रेट करो। बट जैसे ही तुम्हारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है, तुम ना इंटीग्रेशन से बच जाते हो। अब तुम्हें इंटीग्रेट करने की कभी कोई जरूरत है? इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कुछ इस टाइप की बात है, मान लो एक स्प्रिंग जो है उसकी नेचुरल लेंथ है यहां पे, पहले वो कंप्रेस्ड थी 1 मीटर और फाइनली हमने उसको एक्सटेंड कर दिया 2 मीटर्स। बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो सोच, पहले आप यहां से यहां इंटीग्रेट करोगे, फिर यहां से यहां इंटीग्रेट करोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? हाफ इंटू k इंटू 1 स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू k आंसर।
आंसर। सो पोटेंशियल एनर्जी आपको हमेशा कैलकुलेशन से बचाएगा। आपको वर्क डन पूछा जाए कंजर्वेटिव फोर्स का, निकालो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ये जो x है दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम नेचुरल लेंथ। कोई बात समझ आई? ठीक है, फिर उधर 2 क्यों दिया, उधर 3 हो 3 होगा। क्यों? नेचुरल लेंथ से, नेचुरल लेंथ से। अच्छा वो नेचुरल लेंस लेकिन नेचुरल लेंथ से 1 मीटर था, यहाँ 1 लिख दिया। फाइनली नेचुरल लेंथ से 2 मीटर है, यहाँ 2 लिख दिया। नेचुरल लेंथ बीच में है, ये हाँ ठीक। नेचुरल लेंथ से इधर 1 मीटर था, कंप्रेस था पहले, यहाँ 1 लिख दिया। फिर नेचुरल लेंथ से 2 मीटर था, यहाँ 2 लिख दिया। आंसर ये -1 नहीं लिखे एरिया को क्यों -1 क्यों? सर डायरेक्शन उसका ऐसे पकड़ -1 लिख दे फिर भी तो स्क्वायर करके 1 ही आएगा। समझने वाली चीज, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही आती है, चाहे आप उसको दबाओ चाहे खींचो। और लॉजिकली सोचो, आप स्प्रिंग को चाहे दबाओ चाहे खींचो, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी सेव होती है हमेशा, उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है। कुछ बात समझ आई? हाँ बेटा, -8 किस लिए है? क्योंकि डायरेक्शन cos 180 है ना, cos 180।
पास में आ सकती है। ठीक है, अगर एक ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसको जब आप h हाइट पे ले गए तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? कितनी होगी? प्लस अगर इनिशियली भी कुछ है, तो कुछ बात समझ ध्यान से, अगर इनिशियल पोटेंशियल सपोज मान लो mgh की वैल्यू है 10 जूल, कितना? अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 10 है तो यहां पे कितनी होगी? 20 अगर इनिशियली 20 है तो यहां कितनी होगी? अगर इनिशियली 50 है तो यहां कितनी होगी? मतलब एक स्टेटमेंट दिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट। Potential energy at a point depends on potential energy at a, but difference in initial and final potential energy is independent of reference point। ये जो mgh है ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या फाइनल पे डिपेंड, ये जो 10 जूल है 10 जूल, उसका इनिशियली 50 और 100 हो, इससे कोई लेना देना, इस mgh का कोई लेना देना नहीं। कुछ बात समझे? मैंने क्या बोला कि लेट अस से 2 किलो है और ये हाइट भी 2 है, तो mgh कितना होगा? 40 जूल्स। ठीक है, इनिशियली अगर 0 एनर्जी थी तो यहां पे है 40 जूल, इनिशियली अगर 10 जूल एनर्जी थी यहां पे 50, इनिशियली 100 थी तो यहां पे कितनी है? 140। ये 40 पे कोई फर्क, ये डिफरेंस है। सो स्टेटमेंट ऐसा दिया जाता है कि द पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, बट डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। कुछ बात समझ में? कई बार असर्शन रीजन में ऐसे कंफ्यूज करते हैं। असर्शन रीजन देख लो स्टार मार्क करके, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन reference point, but difference in potential energies, is independent of reference point, is independent of reference point। एक स्प्रिंग लेके आया मार्केट से जिसकी नेचुरल लेंथ यहां कहीं थी, ठीक है, ठीक है, और लेट अस से इसी को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, ये भी बता देता है। मतलब बॉडी जब यहां पे थी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? ठीक है, फाइनली ये बॉडी कंप्रेस हो गई, जब आप इस सिस्टम को रिलीज करोगे तो कुछ नीचे दबाएगा, कैलकुलेट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कभी अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो देख, इस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल, इनके अलावा और कोई फोर्स? इसके अलावा और कोई फोर्स है? इसका मतलब इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिर्फ स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल फोर्स की होगी।
सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। लेट अस से ये x डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, कितना x डिस्टेंस, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस से टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, और रेफरेंस पॉइंट के नीचे है, मतलब -50 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। आंसर के की वैल्यू दी हुई है ना, आंसर। अब अगर हमें x पता चल जाए तो क्या हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की? x कैसे निकालेंगे? एनर्जी क्लासिक क्वेश्चन जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लबिंग किया जाता है, उसका एलवीडी बनाओ 5 kg का। ऊपर लग रही है स्प्रिंग फोर्स, नीचे लग रही है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू kx इज इक्वल्स टू mg, तो x इज इक्वल्स टू आंसर। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो चैप्टर्स को क्लब इन किया, एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, देख लो तो भी आंसर। कुछ बात समझ आई? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है mgh और हाफ के x स्क्वायर, बट वो x निकालने के लिए कई बार एनएलएम यूज कर लेते हैं। 2-3 फोर्सेस लगा दो, आपको नेट फोर्स बैलेंस करके x निकालना है, ठीक, गौर करते हैं।